तो हेलो बच्चों, ये 5वां पार्ट की तरफ हम लोग आ गए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के। आई होप कि आपको 4 पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सीरियल वाइज आपको एक से एक वीडियो मिल जाएंगी, एक से लेकर के जो है बाकी जितने भी पार्ट बनते हैं। आज हम लोग एक ऐसे रूल के बारे में बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ही, जहाँ पे आपको लगता कुछ और है और होता कुछ और है, तो कंसेप्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है। वहाँ पे बच्चों को लगता है कि ये होना चाहिए, लेकिन वो होता वो नहीं होकर के कुछ और हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने पिछले रूल में डिस्कस किया था कि 2 सब्जेक्ट अगर ज्वाइन करेंगे एंड से तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। फिर हमने देखा कि भाई वो पेयर में अगर हुआ तो तब भी सिंगुलर ही चाहिए, तो वो एक तरह से एक्सेप्शन था, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा आना चाहिए। तो आज हम लोग ऐसी रूल की तरफ बात कर रहे हैं। याद करना बड़ा आसान है, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। तो बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ। तो चलिए, रूल नंबर 3 है ये। रूल नंबर 3 क्या कहता है? मान लीजिए मैंने लिखा एवरी सम नो एनी, एवरी सम नो एनी। मैंने लिखा यहाँ पे बड़ी, वन और थिंग, और आगे मैंने लिखा ये सब के सब सिंगुलर कंसिडर होंगे। अब आपने बोला जी सिंगुलर कंसिडर होगा, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सिंगुलर होगा कैसे और इनका क्या मतलब है? अब आप क्या करें, एवरी जो है ना, एवरी सम नो एनी, एवरी के साथ बडी को जोड़िए तो क्या बन जाता है? एवरीबडी। एवरी के साथ वन को जोड़ेंगे तो एवरीवन। एवरी के साथ थिंग को जोड़ेंगे तो बन जाएगा एवरीथिंग। ऐसी सम के साथ जोड़ेंगे बडी तो सम बडी, सम वन और समथिंग। ऐसी नो के साथ जोड़ेंगे तो नो बडी बनेगा, नो वन बनेगा और नथिंग बनेगा। ऐसी एनी बडी बनेगा, एनी वन बनेगा और एनीथिंग बनेगा। तो मतलब क्या हुआ, किताब में हो सकता है कि आपको इस तरीके से दिया हो या नहीं दिया हो, जनरली नहीं दिया रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा एक बार और इसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी जो है एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, somebody, someone, something, और यहाँ nobody, no one और nothing, और या फिर ये बन जाएगा anybody, anyone और एनीथिंग। ये देखिए, ये है कुछ नहीं, ये वही जो मैंने आपको समझाया वही है, बस मैंने लिख लिया है तो इतना बड़ा लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत शॉर्ट है। तो बोला क्या जा रहा है कि ये सिंगुलर होगा, और अगर ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो वर्ब कैसे आएगी वो भी सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब कंसिडर करी जाएगी और सिंगुलर वर्ब इसके साथ आएगी। अब मैं कह रहा था कि आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप मुझे बताना क्या हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, एवरीबडी वॉज ऑब्लिक वर वेटिंग फॉर मी। एक सेंटेंस मैंने लिखा। दूसरा मैंने लिखा, नोबडी रिस्पेक्ट ऑब्लिक respects me here। तीसरा मैंने लिखा, someone has oblique have stolen my wallet। और लास्ट मैंने लिखा, nobody या nothing is oblique are impossible in this world। ये तो आपने सुना होगा, impossible in this world। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, आपको बताना है भाई इनमें से क्या आएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है। अगर आपको पता है तो आप आसानी से बना लोगे, और नहीं पता है तो कुछ भी कर लो, नहीं बना सकते।
तो जरा इसको समय दें और देखें जरा इसका क्या होगा आंसर। तो अब हमें क्या लगता है, हम इस तरीके से सोचते हैं, हमारा अप्रोच क्या रहता है, हमारा अप्रोच ये रहता है कि बात किसकी हो रही है, एवरीबडी की। अब एवरीबडी की अगर बात हो रही है तो एवरीबडी तो एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, और अगर बहुत सारे हैं तो हमें जो टिक लगाना चाहिए वो वर्ब पे लगाना चाहिए क्योंकि एक से ज़्यादा है। लेकिन अभी मैंने कहा था कि एवरीबडी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो एवरीबडी वर वेटिंग फॉर मी नहीं होगा, एवरीबडी वॉज वेटिंग फॉर मी होगा। ऐसी नोबडी की बात करें तो नोबडी में कोई नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने बोला कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसमें 1% तो नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा। और अगर एक से ज़्यादा है तो होना तो चाहिए रिस्पेक्ट, लेकिन होगा क्या, रिस्पेक्ट्स। क्यों होगा जी, मेन वर्ब के साथ एस और एस लगा करके सिंगुलर बनता है, और ये नोबडी हमारा सिंगुलर है, इस वजह से हमें सिंगुलर वर्ब लगा। समवन मतलब कोई, अब इसमें तो लॉजिक लग जाएगा भाई, समवन मतलब कोई एक, किसी एक ने मेरा वॉलेट स्टोलन किया है, तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे, इस ऐसे भी और ऐसे भी लॉजिक के हिसाब से, तो हम लोग यहाँ पे तो हैश कर देंगे। और ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। भले ही आपने दिमाग नहीं लगाया होगा कभी कि नथिंग का मतलब क्या है। नथिंग का मतलब होता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है मतलब मैंने सब चीज़ें कंसिडर कर ली कि सब चीज़ पॉसिबल है, और सब चीज़ में एक तो नहीं है, बहुत सारी, और अगर बहुत सारी हैं तो आर होना चाहिए, लेकिन इस ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा इस। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल करे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर लूँ, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, और एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। ये सब सिंगुलर होंगे, और अगर सिंगुलर हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिए। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या एरर आए हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट हम लोग उनके साथ लगाएंगे, उन सवालों के साथ। तो इस सवालों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं इसको मिटा करके हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं आगे। इस पर इंक डाल देना थोड़ा बट से। ये थर्ड रूल था। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ वाले रूल के ऊपर। फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल क्या कहता है, फोर्थ रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप जानते होंगे इसके बारे में। इस तरीके से हम लोग कहते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड, यहाँ पे आर्टिकल ना आकर के इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये एडजेक्टिव का एडजेक्टिव का ये हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं और हमें पता भी नहीं है एडजेक्टिव के एक्चुअली बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। इस रूल की तरफ आए तो ये जो सेकंड वाला रूल मैंने लिखा है ये इस चैप्टर का तो नहीं है, लेकिन इससे ठीक मिलता जुलता है और हमने तो क्लियर करना है। हमें चैप्टर से मतलब नहीं, हमें तो सीखना है भाई। हम लोग चैप्टर देखेंगे तो शायद हो सकता है कि हम लोग इन्हीं में खो जाएं कि मुझे कितने आते हैं कितने नहीं आते हैं, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा किस चैप्टर से सवाल आया है। तो ज़रा इस रूल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि जो नाउन है ना, इस नाउन के पहले आर्टिकल, और यहाँ पे भी एक नाउन है, इस नाउन के पहले भी आर्टिकल, और ये दोनों के दोनों जो है सब्जेक्ट। ये तो सब्जेक्ट हो गया भाई, ये आर्टिकल के साथ नाउन सब्जेक्ट 1 और ये आर्टिकल के साथ नाउन सब्जेक्ट 2। तो 2 सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो गए। और हम लोगों ने पहले एक रूल पढ़ा था कि 2 सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हो रहा है, ये भी नाउन और ये भी नाउन, और इस नाउन के पहले भी आर्टिकल, लेकिन यहाँ नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है। और सेम रूल इस तरीके से यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। ये रहा एडजेक्टिव,
ये रहा एडजेक्टिव, इसके पहले आर्टिकल, इसके पहले आर्टिकल, एंड से कनेक्ट। और ये जो सेकंड वाला टर्म था सेम यहाँ फॉलो हो रहा है, ये एडजेक्टिव, पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल, और सेकंड वाला जो एडजेक्टिव है इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है और एंड से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों सेम है। तो रूल ये कहता है कि जब भी दो नाउन के पहले आर्टिकल आए और वो एंड से कनेक्ट हो, नाउन के पहले आर्टिकल, तो सबसे पहले तो आर्टिकल की बात करें। ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल हमारे पास 3 होते हैं, ए, एन और द। तो ए और एन को हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और ये द वाले को हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो बोल रहा है दो नाउन के पहले जब भी आर्टिकल आएगा तो वो दो अलग अलग चीज़ें होंगी, और अलग अलग अगर थिंग होगी तो ये दो हो गई तो हम लोग इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे, और अगर प्लूरल कंसिडर किया तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन दो नाउन में पहले वाले नाउन के पहले तो आर्टिकल आए लेकिन सेकंड वाले के पहले ना आए, तो इन दोनों को हम लोग एक ही कंसिडर करेंगे, और अगर एक कंसिडर करेंगे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। और ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, ये रहे दो एडजेक्टिव, दोनों के पहले आर्टिकल तो प्लूरल वर्ब, और ये दो एडजेक्टिव पहले वाले के पहले आर्टिकल और सेकंड के पीछे नहीं है, तो इनको हम लोग कंसिडर करेंगे सिंगुलर। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, उस एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करें, किस तरीके से हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो चलो जरा मैंने लिखता हूँ, तो मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा अ बोल्ड एंड अ ब्यूटिफुल विडो लेडी, विडो नहीं लिखते, लेडी इज और आर, आगे क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने लिखा अ पोइट एंड अ राइटर वॉज ऑब्लिक वर, आगे कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ रहा है कि जो हम लोग सीखना चाहते हैं वो हम लोग सीखे कि नहीं। तो ये बोल्ड की बात करें तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव, बोल्ड की बात करें तो ये बोल्ड एडजेक्टिव है, और ये ब्यूटीफुल भी हमारा एडजेक्टिव है। तो बोल्ड भी एडजेक्टिव और ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव। अब इसके आगे भी आर्टिकल और इसके आगे भी आर्टिकल, इसका मतलब एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, और ये एंड मतलब प्लस, तो 1 + 1 = 2, और 2 जो होगा तो प्लूरल, तो प्लूरल के लिए आर लगा दें। इसमें देखना, ये रहा पोइट, ये नाउन है, कवि जिसे कहते हैं, राइटर ऑथर जिसे कहते हैं, ये भी नाउन है, और इन दोनों के आगे आर्टिकल, और आर्टिकल ने तो एक ये एंड लगा है, 1 + 1 = 2, तो हमने लगा दिया वर। तो क्या हो जाएगा, अ पोइट एंड अ राइटर वर, आगे कुछ भी आप लिखें, अ बोल्ड एंड अ ब्यूटीफुल लेडी आर, अब आगे कुछ भी लिखें, सवाल बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसी वाले सवाल को वो अगर ऐसा दे दे, यहाँ पे से ए हटा दे और इसमें से भी ए हटा दे, अब सेंटेंस क्या बनेगा, अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी और अ पोइट एंड राइटर। अब अ पोइट एंड राइटर दोनों एक ही होंगे क्योंकि इसके पहले नाउन नहीं है, इसके पहले आर्टिकल नहीं है, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा, तो ये दो अलग अलग ना होकर के एक ही है। तो वो एक ही पर्सन है जो कविताएं भी लिखता है और प्रोज भी लिखता है, तो वो राइटर भी है और पोइट भी है। जैसे आपने कई बार मूवी के नाम सुने होंगे, जैसे आजकल एक मूवी आई है कंतारा करके, बहुत फेमस मूवी साउथ में आई है कंतारा, तो उसमें राइटर भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, एक्टर भी वही है, स्क्रिप्ट भी उसने खुद लिखी थी, डायरेक्टर भी वही है और एक्टर भी वही है, तो वो तीनों आदमी एक ही हैं। तो यहाँ पे वो राइटर और पोइट एक ही है। अगर एक है तो मुझे वर न लगा करके मुझे लगाना पड़ेगा वस। अच्छा यहाँ पे देखें ब्यूटीफुल एंड बोल्ड, अच्छा बोल्ड के आगे आर्टिकल तो है, ब्यूटीफुल के आगे नहीं है। इन दोनों के आगे अगर नहीं है ना तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक हैं, और अगर एक है तो मुझे आर न लगा करके लगाना पड़ेगा इस। तो क्या बन जाएगा, अ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल लेडी इज और अ पोइट एंड राइटर वॉज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। इसी सवाल को ना एग्जामिनर ने सीडीएस में किस तरीके से घुमा करके दिया, बिल्कुल घुमा करके, आपको लगेगा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। अब मैं आपको एक सवाल लिख करके, डेफिनेटली आप उसे, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़ा कन्फ्यूजिंग है,
ऐसा आपको लगेगा कि यार ये सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएगा। CDS में आ रखा था ये सवाल, CDS 2016 के पेपर में आ रखा था। क्या था जरा मैं लिख करके बताता हूँ। मैंने लिखा, 2 सवाल लिखता हूँ आप लोगों के सामने। गांधी जी was a humble and a wise man of India. ये सवाल देखें, तब तक आप इसको बनाएं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने पे मजबूर कर देगा। और दूसरा क्वेश्चन उसने किस तरीके से लिखा, माई फ्रेंड इज ये देखो, पढ़े तो आपने बहुत सवाल होंगे, बहुत जगह से आप पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपको पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है, मैं इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और मेरा पढ़ाए हुए काफ़ी आते भी हैं एग्जाम में, तो वो दिखने का नज़रिया रूल उतना ही है। जिससे भी आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, आज से आपने बहुत बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा, टीचर ने पढ़ाया होगा, यूट्यूब से पढ़ा होगा, हर जगह से आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा होगा और आप भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रहे हैं क्वेश्चन। इस बार एनडीए में 2022 के सितंबर में 2 क्वेश्चन, आप इतना आसान मत मानिए, 8 मार्क्स के 2 सवाल। अब रूल तो वही है, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप ना उस सवाल को घुमा करके नहीं देख पा रहे हैं। आप बस सिंपल रवि में रह गए, सोहन पे रह गए, या बॉय और गर्ल पे रह गए, आपने कुछ घुमा करके वो सवाल नहीं किया। अब इस वाले सवाल को देखें, गांधी जी के बारे में बात हो रही है, एक ही पर्सन है तो सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब लगाया हम लोगों ने। अब आगे देखना, हम्बल और वाइज 2 क्वालिटी हैं, किसकी हैं? गांधी जी की। पर्सन जब एक ही है ना, और हमने ये एडजेक्टिव लगाया हम्बल और इसके आगे लगा दिया आर्टिकल, वाइज लगाया एडजेक्टिव, इसके आगे लगा दिया आर्टिकल। अब ये आर्टिकल 2 एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ गया, अब ये 2 अलग अलग पर्सन हो जाएंगे, लेकिन जबकि गांधी जी यहाँ पे, ये तो गलत हो गया भाई। गांधी जी वॉज अ हम्बल एंड अ वाइज, अब ये 2 अलग अलग आदमी है, लेकिन हम लोग गांधी जी की बात करें तो आपको क्या लगता है यहाँ पे गांधी जी हैं, नेहरू जी करें? और अगर आपको लगता है कि गांधी जी हैं, नेहरू जी करें, तो गांधी जी एंड सुभाष जी भी हो सकता था, गांधी जी एंड आडवाणी जी भी हो सकता था, और गांधी जी और कुछ और भी हो सकता था। तो फिर कुछ रहा ही नहीं आंसर। तो क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों में से एक आर्टिकल को हटाना पड़ेगा। अब ये एक आर्टिकल को हटाएंगे तो 2 एडजेक्टिव तो होंगे, लेकिन एडजेक्टिव जो आर्टिकल है वो एक ही एडजेक्टिव के आगे होगा। एक एडजेक्टिव के आगे होगा, देखो एक एडजेक्टिव के आगे नहीं है, एक एडजेक्टिव के आगे। अगर एक एडजेक्टिव के आगे होगा ना, तो इसका मतलब ये 2 एक ही आदमी है, हम्बल भी वही है, वाइज भी वही है, और वो कौन है? गांधी जी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक पे आर्टिकल हटाया, बिल्कुल सवाल सही बन जाएगा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने बोला सर एक हटा देंगे तो सही बन जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल एक हटा देंगे। अब एक किससे हटाएं? कभी कभी तो सवाल वो इस तरीके से देता है, अब तो समझ तो गए हम लोग सवाल को अच्छे से, लेकिन उसने क्या किया, उसने ऐसा सवाल दे दिया दूसरा, आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, इस हम्बल के पहले वाले आर्टिकल को हटा दिया, तो क्या हुआ, गांधी जी वॉज हम्बल एंड अ वाइज मैन इंडिया। अब आपने बोला गांधी जी के बारे में बात हो रही है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल नहीं है, इसके पहले आर्टिकल है, इसका मतलब 2 एडजेक्टिव में किसी पहले वाले पे आर्टिकल है, ये दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात बोला जा रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा सवाल। ये गलत इसलिए हो जाएगा कि 2 एडजेक्टिव में से किसी एक पे आर्टिकल तो होना चाहिए, लेकिन वो एक आर्टिकल यहाँ नहीं, वो हमें आर्टिकल यहाँ चाहिए। तो सवाल क्या बन जाएगा, गांधी जी वॉज अ हम्बल एंड वाइज मैन ऑफ इंडिया। अब कहीं जाकर के ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को पहले से भी आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग सीख गए, सीखने के लिए आए हैं। मुझे भी नहीं आता था, धीरे धीरे मैं भी सीख गया हूँ, तो आप लोग भी सीख जाएंगे। ये सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माई फ्रेंड इज अ पोइट एंड अ राइटर। अब देखना, यहाँ पे उसने फ्रेंड की बात करी है, अगर वो फ्रेंड्स बोलता तो पहले तो हमें इसकी जगह आर करना पड़ता और अ पोइट और अ राइटर ठीक था, लेकिन अभी ये फ्रेंड की बात कर रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है और वर्ब के अकॉर्डिंग फिर आगे बातें होंगे। तो माई फ्रेंड अकेला है, अकेली वर्ब है, और अ पोइट एंड अ राइटर ना कर करके मुझे करना पड़ेगा अ पोइट एंड राइटर। तो ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
माई फ्रेंड एस अ पोइट एंड राइटर। तो ये वाला हम लोगों ने एक्चुअली ये लग रहा होगा कि आपको एक रूल है, लेकिन इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। तो ये चौथा रूल था। वैसे तो हमने बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ। 4 रूल के अंदर अंदर कम से कम हम लोगों ने कम से कम 10 रूल कर लिए होंगे। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी वाले बहुत बड़ा रूल है। तो किताबों में जब आप उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है 2 यहाँ दे रखे हैं और 2 15वें नंबर पेज पे दे रखे हैं कि समबडी के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। हो सकता है लास्ट वाले पेज पे दिया हो नोबडी के साथ भी आएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर ली। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपने इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कभी नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है कि आपको लगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हो सकता है आपको लगे यार कि इस तरीके से तो पढ़ाएंगे तो फिर तो हम लोग क्या ही समझेंगे, या फिर आपको लगे कि यार ये बहुत डिफिकल्ट लेवल है, या फिर आपको लगे कि यार ये तो हम लोगों ने कहीं और से पढ़ाया और वो तो बहुत ईजी तरीके से बताया। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखें, जहाँ से आपने पढ़ा है, जो तरीका आप पढ़ रहे हैं, क्या आपका सिलेक्शन हुआ? हो सकता है आपने बहुत इजी एग्जाम्पल करे, क्या सिलेक्शन हुआ? और अगर नहीं सिलेक्शन हुआ है तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। रूल्स तो वही हैं जो आप किताब में देखेंगे, लेकिन वो तरीका क्या है, वो तरीका आपको बदलना पड़ेगा। वो लेवल पे आपको जाना पड़ेगा जिस लेवल पे एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तब जा करके ही सवाल हो पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ मन को खुश करने वाली बात है। फिजिकली आपको लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? क्वेश्चन को अल्टा करके, पलटा करके, इधर से उठा करके, पोस्टमार्टम कर करके, एक तरफ से पूरा एक सवाल आपने उठाया, उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन किए, इधर से उठाया, उधर से उठाया, फिर जा करके आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। ऐसा तो नहीं कहूँगा सिलेक्शन होगा, क्योंकि डेस्टिनी जो है फिक्स्ड होती है। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, और थैंक यू सो मच आपको इतना पेशेंसली आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ऐसी नहीं कि 10-10 मिनट या 2 मिनट की वीडियो है। तो अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देख रहे हैं तो ज़रूर आप डेडिकेटेड हैं, अपने एम के प्रति बहुत ही समर्पण आप में है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।